नमस्ते आचार्य 90 FM में मैं तेजस्विनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विशेष कार्यक्रम आपकी तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं जो है स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी के अंडमान से मुक्तता के 100 साल पूरे होने पर उनके विचारों की प्रेरणा युवाओं में जागरूक करने के लिए हमें विशेष कार्यक्रम का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो उसी के बारे में डॉक्टर राहुल भांडारकर सर को हमने आचार्य 90 FM स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे आचार्य 90 FM स्टूडियो में। नमस्ते सभी श्रोतों को मेरा नमस्कार। स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की अंडमान मुक्तता के 100 साल पूर्ण होने जा रहे हैं 6 जनवरी 2024 को। इसके उपलक्ष्य में युवाओं के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारत भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम समझ लेते हैं कि हर घर सावरकर समिति, महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार क्या कार्य कर रही है जो कि युवाओं को सावरकर जी की विचारों की प्रेरणा दे रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब 15 अगस्त को हमारे देश स्वातंत्र प्राप्त कर रहा था, उसकी 75वीं के दिन हर घर सावरकर समिति का गठन हुआ। हर घर सावरकर समिति का ध्येय उद्देश्य ये था कि न सिर्फ स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी के क्रांतिकारक विचार जो कि देश को आज भी प्रेरणा देते हैं, उसका हर घर में प्रसार और प्रचार करना, बल्कि स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर, इनके साथ और भी जो अपरिचित क्रांतिकारक हैं, उनको भी मुख्य प्रवाह में लाना, स्पॉटलाइट में लाना। इससे हमें युवाओं में सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, युवाओं को हम आने वाली सदी के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने अगर विनायक दामोदर सावरकर जी का चरित्र, आत्मचरित्र पढ़ा है तो हमें समझ में आएगा कि वो समय से अधिक आगे जो भी होने वाला है उसकी दूरदृष्टि रखते थे। और इसलिए अगर हमें आने वाले 100 साल के लिए हमारा भारतीय युवा तैयार करना है, हमारे नागरिक तैयार करने हैं, तो हमें उनके विचारों को जरूर समझना चाहिए। और 6 जनवरी 2024 जो कि अंडमान मुक्तता के उनके 100 वर्ष स्वर्णिम पूर्ण होने जा रहे हैं, इससे और बड़ा उपलक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए इस दिन का चुनाव किया गया। एक महाकवि ने कहा है कि आपका राष्ट्र, आपका देश किस दिशा में जा रहा है, यह अगर आपको देखना है तो उसके युवाओं की जुबान पर कौन सा गीत चल रहा है वो समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका देश किस दिशा में बढ़ रहा है। ये उत्तराधिकार हम आप सभी पर छोड़ते हैं, हम सभी श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि आज हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है। बहरहाल हम हमारा कार्य जरूर कर सकते हैं और हम हर घर में जरूर सावरकर जी की विचारों की प्रेरणा जरूर भेज सकते हैं। आचार्य 90 FM, आरजे तेजस्विनी और मेरी ओर से अगले 40 मिनट ये कोशिश रहेगी कि हम आप तक वो विचार पहुंचा सके। डॉक्टर राहुल, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे हम लोगों को मालूम नहीं है एक्चुअली कैसे वो अंडमान के दिन थे, कैसे वो दिन रहे उनके। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, लेकिन बहुत हमारे लोगों ने वो किताब भी नहीं अभी तक पढ़ी है। तो वो कुछ अंडमान के बारे में, अंडमान में उनकी शिक्षा कैसी थी, उसके बारे में आप कुछ बताएं। पहले तो हम समझ लेते हैं इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझ लेते हैं। हाँ। विनायक दामोदर सावरकर जी 1905 तक पुणे में थे। फर्गुसन में वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। एंड उस दौरान उन्होंने
एक बहुत बड़ी विदेशी कपड़ों की होली की थी एंड इसकी चर्चा देश विदेशों में होने लगी। इसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लंदन में स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की और वो लंदन में बैरिस्ट्री के लिए आगे पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो पढ़ाई नहीं था। वो इसलिए मैं कहता हूं कि उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा ये था कि मेरे जो भारत भूमि है, उन्होंने हमें हमेशा उसे संबोधन करते हुए कहा है भारत माता, भारत को एक उन्होंने अपनी मां के स्वरूप में देखा और उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरी मां जो है, आज अंग्रेजों ने गुलामी में इस संपूर्ण भारतवर्ष को रखा है और उसकी मुक्तता मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे उनकी मानसिकता समझनी है जो हमें गुलाम बनाकर बैठे हैं और वो यहां भारत में रहकर नहीं होगा। मुझे उनकी भूमि में जाकर समझना होगा, उनको ललकारना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये वीरों की भूमि है और तभी जाकर मेरा ध्येय सिद्ध होगा। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य बैरिस्ट्री सीखना नहीं था, बल्कि इंडिया हाउस में जाकर एनपीटी आचार्य थे, अय्यर थे, मैडम भिखाजी कामा थी, ऐसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वहां पे एक संगठन तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बनाना, यह उनका मुख्य उद्देश्य था और उन्होंने वह किया भी। हम जानते हैं मदन लाल धिंगरा किस शहादत से फांसी पर थे। उनकी प्रेरणा भी स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर ही थे और तभी अंग्रेजों ने जान लिया था कि अगर ये व्यक्ति, हम इसे किसी भी तरह बंधक अगर नहीं बना पाए तो हमारे लिए यह बहुत बड़ा घातक हो सकता है। और उसी को लेकर उन्होंने एक घटना में सावरकर को मुख्य आरोपी बनाया और उन्हें बंदिस्त कर मुंबई लेकर आए। मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस चंदावरकर ने उन्हें, जिसे हम कहते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट, सिंगल लाइफ इंप्रिजनमेंट 25 साल की होती है अगर हम आज के पिनल कोड प्रोविजंस की बात करें, उन्हें 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट सेंटेंस दिए गए, यानी कि 50 साल की उम्र कैद 25 सालों की होती है। यह पहला ऐसा क्रांतिकारक है जिसे 50 साल की उम्र कैद मुंबई हाईकोर्ट में सुनाई गई। एक लड़का जो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है स्कॉलरशिप पर, उसे अचानक बंदी बनाकर लाया जाता है भारत में और उसे 50 साल की सजा सुनाई जाती है। सोचिए उनकी मानसिकता उस वक्त क्या रही होगी। वो लड़का डगमगाता नहीं है और वो अपने मन में धारणा करते हुए कहता है कि मुझे तो आपने 50 साल की सजा सुना दी, लेकिन क्या आप खुद जानते हो कि आपका ये अंग्रेजियों का परचम हमारे हिंदुस्तान पर 50 साल रहेगा कि नहीं रहेगा। और उनकी ये वाणी सत्य सिद्ध हुई जब 1961 में उन्होंने पुणे में महामृत्युंजय दिन जब उनके सहकारियों ने मनाया, तब उनकी ये वाणी सिद्ध हुई कि जब उनकी सजा खत्म होनी थी 1960 में, उससे पहले ही अंग्रेजों का परचम भारत से नीचे आ चुका था और हमारा तिरंगा लहरा रहा था। तो इसी से हमें पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या थी, उनकी दूरदृष्टि क्या थी, कितना मनोबल उनमें था। और यही मनोबल हम आज के युवाओं में, हमारे नागरिकों में तैयार करना चाहते हैं। इसलिए हर घर सावरकर समिति इस शतक महोत्सवी वर्ष को मना रही है। जी, अभी हम थोड़ा सावरकर जी के साहित्य के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि उन्होंने विपुल प्रमाण में साहित्य का लेखन किया है, तो और उनके विषय भी अलग अलग हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? साहित्य को लेकर ही हम बात करते हैं अंडमान से जुड़ी हुई चीजों की। अंडमान में कोई भी साधन उनके पास उपलब्ध नहीं था। अंडमान में आज भी आप जाओगे, अगर उनकी काल कोठड़ी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे 15 मिनट
ज्यादा से ज्यादा आधा दिन भी नहीं हो सकता है कि आप वहां बिता सकते हो। हवा वहां पे काफी तेज है, चारों तरफ से समुंदर है, मुख्य भूमि से ये भूमि थोड़ी अलग है, एक टापू पर बसी हुई ये भूमि है। इसे अंग्रेजों ने सिर्फ क्रांतिकारकों को यम यातना देने के लिए प्रस्तापित किया था। यम यातना यह शब्द इसलिए कहता हूं क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर आप स्वर्गलोक नहीं जा सकते हो तो यमलोक में आपको भेजा जाता है, और यमलोक में अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से आपको आपका प्रायश्चित्त करना है। लेकिन अंग्रेजों ने अंडमान को यम यातना देकर उस भूमि को ऐसे बनाया था कि क्रांतिकारों का मनोधैर्य ही वहां पर खत्म हो जाए, या तो वो आत्महत्या कर ले, आत्मसमर्पण कर ले और क्रांतिकारक के मार्ग से हट जाए। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका पाला शायद स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर से पड़ा है। उनके गले में जो बिल्ला था उसके ऊपर लिखा था डी यानी डेंजरस, और सच में वो इतने डेंजरस थे कि उन्होंने इस छोटी सी काल कोठड़ी में, जहां पर लिखने का पढ़ने का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, वहां पर उसकी दीवार पर उन्होंने जो कुछ भी अपने नारियल के छेदों से उन्होंने एक यंत्र तैयार किया था और उसकी काली स्याही से वो वहां पर लिखते थे। कमला जैसा महाकाव्य उन्होंने वहां पर रचा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब वो काव्य रचते तो आयरिश जेलर था जिसका नाम था बारी, जिसको बारीकी से नजर रखने के लिए सावरकर के ऊपर कहा गया था, वो हर बार आता और उसके ऊपर पानी छिड़क देता या किसी ना किसी तरीके से उसे खत्म कर देता उस महाकाव्य को दीवार से। लेकिन हर बार सावरकर अपनी चतुरता से, अपनी विपुलता से उस महाकाव्य को और रचते चले गए और इतिहास में वो महाकाव्य कमला बन गया, तैयार हो गया, जिसने अनेक लोगों को प्रेरणा दी। 60,000 पन्नों का जो लेखन है वो स्वतंत्रवीर सावरकर ने अपने पूरे कार्यकांड में किया हुआ है। 60,000 पन्नों का। आज भी अगर उसमें से एक खंड भी अगर हम निकालते हैं तो हर एक खंड पर एक स्वतंत्र रूप से पीएचडी हो सकती है, इतना महान वो कार्य है। इसमें 3 महानाट्य भी है जो उन्होंने रचे। हालांकि वो अंडमान की कालकोठड़ी में नहीं रचे, वो जब रत्नागिरी में स्थानबद्धता में रूपांतर हुआ उनकी शिक्षा का तभी रचे गए, क्योंकि उन्हें किसी भी राजकीय कार्यक्रम में भाग लेने से रोका गया था उस शिक्षा के दौरान। इसलिए उन्होंने समाज प्रबोधन का रास्ता अपनाया और तभी वो 3 महानाट्य रचे जिससे समाज का प्रबोधन हो। संगीत उत्तर क्रिया है, संगीत उशाप है, और सबसे बड़ा जो महानाट्य है जो भगवान गौतम बुद्ध की जिंदगी पर आधारित है वो था संन्यस्त खड्ग। ये 3 महानाट्य उन्होंने वहां रचे रत्नागिरी की स्थानबद्धता में। अंडमान में कमला जैसा महाकाव्य रचा। अंडमान में और एक महत्वपूर्ण घटना जो उनके साहित्य से निगडित है वो ये है कि हिंदू की व्याख्या क्या होनी चाहिए, धर्म की व्याख्या क्या होनी चाहिए, इस पर जो महाग्रंथ है जो अंग्रेजी में लिखा गया, प्रथमतः अंग्रेजी में लिखा हुआ जो महाग्रंथ है वो उन्होंने अंडमान की कालकोठड़ी में लिखा, और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान या हिंदू की व्याख्या जो की है वो ये है, आप जन्म से, धर्म से, किसी भी पंथ धर्म के हो, लेकिन आप मन से और अपनी वाणी से भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि या अपनी पितृभूमि मानते हो तो आप हिंदू ही हो। ये व्यापक भूमिका विनायक दामोदर सावरकर ने उस महाग्रंथ से दी। यानी कि आज हम नाम सुनते हैं अशफुल्ला खान, जो वहां पर एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। अशफुल्ला खान इस्लाम को मानते थे, लेकिन सावरकर की व्याख्या में अगर अशफुल्ला खान इस भूमि को, और अशफुल्ला खान सच में उसे मानते थे कि ये भूमि मेरी पितृभूमि है, ये मेरी पुण्य भूमि है और इसलिए मैं भारत का सुपुत्र हूं, ये महान व्याख्या विनायक दामोदर सावरकर ने उस ग्रंथ में दी है।
अभी मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि वहाँ रत्नागिरी में, जैसे आपने बोला रत्नागिरी में थे, नासिक के भगूर में थे, तो जहाँ जहाँ सावरकर जी गए उन्होंने हर तरफ अलग अलग तरह का काम किया हुआ है क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का, तो वो किस प्रकार रहा? देखिए, जैसे मैं कहूंगा कि उम्र के 14वीं साल में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी अपनी कुलस्वामिनी अष्टभुजा देवी के सामने कि मारिता मारिता मरे तो झुंझेन, मतलब मरते मरते मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं इस देश को आजाद कराऊंगा। इस वाणी को अस्तित्व में लाने के लिए 1 जनवरी 1900 को, यानी कि 1 जनवरी 1900 को भगूर में प्लेग की साथ थी, इसलिए वो भगूर से पलायन करते हुए नासिक पहुंचे और नासिक में उन्होंने मस्कर और पांगे इनके सहकार्य से मित्र मेला की स्थापना की, जो कि एक गुप्त संगठन थी, जो कि उनके उस सपने को साकार करने के काम में पहली संस्था थी और आगे जाकर इसी का रूपांतर अभिनव भारत में हुआ। अगर हम बंगाल का इतिहास पढ़ते हैं, भारत भूमि में बंगाल के क्रांतिकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसमें अनुशीलन समिति ये नाम आता है। उसी के तौर तरीकों पर चलने वाली यह संस्था थी और अनेक व्यवहार इनके होते थे। अभिनव भारत उनकी एक संस्था है। आज भी आप नासिक में जाएंगे, अभिनव भारत जो है प्रेरणा देने वाला जो क्रांतिकारियों का मंदिर है, वो आज वहां भी है, आज भी उसका अस्तित्व है। अंडमान में जब उन्हें लाया गया, ये बात सभी युवाओं को, सभी नागरिकों को समझनी चाहिए। आज तो हम इस वातानुकूलित वातावरण में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और ये वार्तालाप हो रहा है, गपशप हो रही है, कुछ साहित्य पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे न्यूज़पेपर में से कुछ बातें की जा रही हैं। इसमें अपना ओपिनियन देना तो बहुत ही सुलभ है, लेकिन उस काल में, जिस काल में हम बात कर रहे हैं 1910 की, उस काल में एक जोड़ी कपड़े के साथ पूरी वर्ष 10 वर्ष वहां पर रहना, वहां पर आपको जो खाना दिया जाएगा, जिसे हम मराठी में पेज कहते हैं, यानी चावल की उबली हुई जो पानी रहता है, उसे आधे प्लेट में परोसना और दिन की शुरुआत करना, और कोलू की बैल की तरह, बैल की जगह आपको वहां पर लगाया जाएगा और कम से कम 15 लीटर तेल आपको उसमें से निकालना है, वो घड़ी में से। वहां पर यह शिक्षा सावरकर जी को थी। कितनी तो बार शिक्षा न मानने के लिए उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जो कोरोना काल में आज आप भुगत चुके हैं कि कोरोना होने पर 15 दिन आप नहीं रह सकते हो किसी से संवाद किए बिना आइसोलेशन में। आपको मालूम है कि हमको खाना परोसता जाएगा, कहीं ना कहीं से खाना आएगा, लेकिन वहां पर यह खाना दिया जाता था जिसमें कीड़े मकोड़े मरे हुए पाए जाते थे, जिसे हम मराठी में मुतपाक खाना कहते हैं, जहां पर खाना बनाया जाता था। उस घर के अंदर, उस चौखट के अंदर जो बंदा, जो रसोइया उस खाने को बनाता था, उसे गुप्त रोग हुआ था और कितनी बार उसका पसीना उसमें गिर जाता था, लेकिन फिर भी वो खाना सभी क्रांतिकारियों को खाया जाता था, जबरदस्ती ठूस दिया जाता था और उसे न खाने पर वापस कोई शिक्षा दी गई जाती थी। ऐसे काल में सावरकर जी महाकाव्य रचते हैं। ऐसे काल में अन्य क्रांतिकारियों को शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल शिक्षा नहीं पाए हुए। सावरकर जी को वहां पे लोग बड़े बाबू कहकर पुकारते थे कि ये बैरिस्ट्री पढ़कर आए हुए हैं, ये लंदन सीख कर आए हुए हैं, ये पढ़ लिख कर आए हुए हैं। तो कई बार जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसे संबोधन किया जाता है बड़े बाबू, इतना उनका रुतबा था। ये रुतबा होते हुए भी सावरकर जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये कौन सी शिक्षा भुगत रहा हूं, चलो हम अंग्रेजों की बात मान लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। और जिस अपोलॉजी लेटर या जिस माफीनामे का संदर्भ आज दिया जाता है, जिन लोगों के द्वारा संदर्भ दिया जाता है, उन लोगों से मेरी यह दरखास्त है कि लीगल टर्म्स में इसे कोई भी अपोलॉजी नहीं समझा जाता। इट इज अ पिटिशन। अगर आप न्याय संविधान को समझते हैं, न्याय धारा को समझते हैं, तो न्याय सिद्धांत के हिसाब से वो पिटिशन है और वो पिटिशन करने का अधिकार वहां के सभी क्रांतिकारियों को था। सभी क्रांतिकारियों ने इस संविधान का उपलब्धता का उपयोग किया। यहां तक कि अंग्रेज अधिकारियों ने उनको कह दिया था
कि आप ये शर्तें मान लीजिए, आपको छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मेरी जगह पर आप इन क्रांतिकारियों को भी छोड़ देते हैं तो भी चल है, तो भी मैं ये मान लेता हूं। लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया। तो सोच लीजिए, जो डी फॉर डेंजर था वो किस अनुशासन से लिखा गया था। उनके ऊपर डी जो लिखा गया था उनके बैच पर, वो किस अनुसंधान से लिखा गया था। और अगर अंग्रेज उनके दोस्त होते तो क्या वो अपने दोस्त को इतनी बड़ी शिक्षा देते और 10 साल वहां पर रखते अपनी मातृभूमि से दूर। ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। मुझे ये भी जानना था कि बाबूराव सावरकर जो उनके बड़े भाई थे, उनके बारे में भी जानना है, और सावरकर जी और उनके भाई और बाकी सारे क्रांतिकारी ये कैसे अलग हैं, उनका कैसा काम करने का तरीका था। देखिए, अंडमान में उन्हीं क्रांतिकारियों को भेजा जाता था जो कि अंग्रेज सरकार के लिए सरदर्द बन चुके थे, जैसे डेंजर जो कहा जाता है। बाबूराव सावरकर जी, जिनका संपूर्ण नाम है गणेश दामोदर सावरकर, ये उनके बड़े भाई थे और वो भी अंडमान में शिक्षा काट रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, भारतवासियों को समझ में आना चाहिए कि एक खून के, एक रिश्ते के भाई होने के बावजूद उनको दोनों को पता ही नहीं था कि हम एक ही सेलुलर जेल में शिक्षा काट रहे हैं। यह विधि की विडंबना है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम मानवाधिकार की बात करते हैं। कौन सा मानवाधिकार वहां पे अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों के लिए रखा था? बताइए, जिस तरीके का खाना दिया जा रहा था वो कौन से मानवाधिकार के अंडर आ रहा था? कौन से मानवाधिकार की बात करते हैं ये अंग्रेज लोग? आज एक भाई को दूसरे भाई से वहीं पे उसी प्रिजन में होने के बाद भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। किसी को पता तक नहीं था कि वो सजा काट रहे हैं। यहां तक कि जब इन दो भाइयों को शिक्षा हुई तो जो उनके तीसरे भाई थे वो बाहर थे, उनका पूरा घर नीलाम कर दिया गया नासिक में। और भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उस घर को वापस पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाकर 1995 में वो घर स्मारक को वापस दिया गया। तो ये मानवाधिकार है। भारत सरकार जिस मानवाधिकार की अंग्रेज बात कर रहे हैं वो इस मानवाधिकार के तहत है कि उनके बर्तन तक नीलाम कर दिए गए। उनकी जो घर के उनकी धर्म पत्नियां थी उनको वहां पर रहने जाने नहीं दिया गया। भरी बरसात में उनको बाहर छोड़ा गया और उनके घर के बर्तन तक वहां पर नीलाम कर दिए गए अंग्रेज सरकार ने, ताकि कोई क्रांतिकारक इसमें से प्रेरणा ना ले। ये प्रेरणा होती है, ये भारत की प्रेरणा है। तो इस प्रेरणा को आज हम युवाओं को समझने का समय आ गया है कि ये जो आरोप हो रहे हैं इनका खंडन बार बार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग लोगों ने इसका खंडन किया है, फिर भी लोग समझना नहीं चाहते, या तो समझकर अनजान बैठे हैं। तो बाबूराव सावरकर जी का जो कार्य है, हम हमेशा बात करते हैं श्रेष्ठ क्रांतिकारियों में जिनका नाम लिया जाता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी। इनमें से जो राजगुरु है, राजगुरु जी के गुरु रह चुके हैं बाबूराव सावरकर जी। राजगुरु जी की आत्म कहानी में यह बताया गया है कि उनके गुरु जो रह चुके हैं बाबूराव सावरकर जी उनके गुरु समान हैं। उन्होंने ही उनको दीक्षा दी इस क्रांति कार्य में आने की। तो हम जब ये सब नाम लेते हैं तो ये कार्य क्यों भूल जाते हैं? आज सांगली में बाबूराव सावरकर जी का जो स्मारक है वो एकमात्र स्मारक है जो इसको प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। संस्कृत के पंडित थे बाबूराव सावरकर जी, देशव्यापी कार्य करते थे। और आपको एक बात बता दूं, जिस आदमी को भले सड़क पर मारा जा रहा था उस दौरान, उसको बचाने के लिए बाबूराव सावरकर जी को अंदर डाला गया। और वो व्यक्ति कोई हिंदू नहीं था, एक मुस्लिम क्रांतिकारक था जिसकी जान बचाने के लिए बाबूराव सावरकर जी ने अपने सर पर वो आरोप लिया और उन्हें वो शिक्षा हुई। तो यहां पर हम इस शिक्षा पर आते हैं कि सभी भारतीय जो उस वक्त क्रांति की मशाल को लेकर चल रहे थे, उन्होंने सिर्फ यह सपना देखा कि भारत आजाद हो, ना कि जाति जाति में बटे, धर्म धर्म में बटे। और इसीलिए स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जो व्याख्या है कि हम इसे अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि मानते हैं, तो सभी एक माता पिता के संतानें हैं। ये कार्य है उनका। जी,
यहाँ पर एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं और हमारी ये चर्चा बरकरार रखते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। आज इस स्पेशल प्रोग्राम विशेष कार्यक्रम में स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी अंडमान मुक्तता के 100 साल के ऊपर हम विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जुड़ते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। Acharya 90 FM 90 FM ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और आज हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है, जो है 6 जनवरी को अंडमान से मुक्तता मिली थी स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी को। डॉक्टर राहुल भंडारकर हमारे साथ है। डॉक्टर, अब हमें बताइए कि हर घर सावरकर समिति या सावरकर प्रेमी या फिर महाराष्ट्र शासन हो, ये बहुत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है ये साल। तो वो किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या तैयारी हो रही है इस कार्यक्रम को लेकर? आजादी 75 के दौरान सावरकर प्रेमियों ने, सावरकर के विषय रुचि रखने वाली संस्थाओं ने एक समिति का गठन किया पुणे में, जिसका नाम था हर घर सावरकर समिति। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी के जो विचार है घर घर में पहुंचाए जाए, और जो क्रांतिकारक है जिन्होंने अंडमान में उनके विचारों की प्रेरणा ली सावरकर जी के, उनके बारे में भी लोगों को ज्ञात किया जाए। इस समिति के मुख्य तौर से जो कार्यक्रम है उसकी एक बैठक हुई थी थाने में, जिसको सभी सावरकर प्रेमियों ने हाजिरी लगाई थी, और जिसमें मुख्यत्व जिसका संबोधन जो है महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी ने किया था, और वर्चुअल जूम के द्वारा महाराष्ट्र के महामहिम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे उसमें थे। उसके बाद पुणे में इस 6 जनवरी को एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से वक्ता प्रशिक्षण एक मुख्य उद्देश्य है कि सावरकर जी के विचारों को पहुंचाने के लिए वक्ताओं की जो आवश्यकता है और वक्ताओं को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, ये एक निवासी शिविर का आयोजन है जो हर घर सावरकर समिति के द्वारा किया गया है। गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में ही नहीं देश भर में बड़ा उत्सव सार्वजनिक तौर पर मनाया जा रहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की प्रेरणा से। तो इसमें जिन गणेश उत्सव समितियों ने सावरकर जी की विचारधारा को लेकर कोई छटा मनाई है या कोई झांकी तैयार की है या उनको दर्शाने वाला कोई कार्य किया है, जैसे सहभोजन है, वसई का राजा गणेश उत्सव मंडल को प्रथम क्रमांक मिला था कोंकण विभाग से, तो उन्होंने एक सहभोजन की संकल्पना रखी थी जो कि सावरकर जी ने रत्नागिरी में की थी और उनके विचारों की एक झांकी बनाई थी। माफ कीजिएगा। तो ऐसे जो कार्यक्रम है उस गणेश उत्सव में से उन्होंने 10 से 12 ऐसे मंडल चुने जिनको प्रोत्साहित करने के लिए पुणे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें वहां पे बुलाकर सम्मान दिया गया। उसी तरीके से अभी जो है 6 जनवरी को एक रैली निकलने वाली है जो फर्गुसन कॉलेज में, जहां पर सावरकर जी का शिक्षा लेते थे, वहां पर उनका निवास था हॉस्टल में, वहां पर जाकर ये यात्रा संपूर्ण होगी। ये स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई और हर घर सावरकर समिति और महाराष्ट्र राज्य के सहयोग से हो रही है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हर बार समिति कर रही है, जिससे देश विदेशों में इन विचारों की प्रेरणा हो सके। ये एक मुख्य कार्य है। आपको अंडमान के उस भाग की तरफ लेना चाहता हूं जहां पर सावरकर जी ने अन्य कैदियों के लिए, अन्य क्रांतिकारी कैदियों के लिए एक जो कि अलग अलग भाग में से आए थे भारत के, तो उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति वहां पर नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया स्वतंत्रवीर सावरकर ने। अभी ये बहुत ही रोचक बात है कि एक कैदी दूसरे कैदी तक अपना संवाद तक नहीं कर सकता, इतनी कठोर वो शिक्षा थी। लेकिन हफ्ते में एक बार
जैसे सामूहिक तौर पर वहां पर नहाने की व्यवस्था थी, तो हफ्ते में एक बार सब लोग मिलते थे, हफ्ते में एक बार भोजन पर भी एक कैदी से मुलाकात होती थी। तो वहां पर उतने 5 और 10 मिनट के दौरान वो उनको पढ़ने लिखने की सीख देते, और ऐसे कर कर उन्होंने कई क्रांतिकारकों को वहां पे पढ़ना लिखना सिखाया। इस चीज के संदर्भ आज उपलब्ध है और आप उसे पढ़ सकते हैं, और मैं जो कह रहा हूं वो वाक्य सत्य है, ये इसकी आप शहंशाह कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर सावरकर जी ने, जैसे मैंने कहा कि काल कोठड़ी में बहुत ही छोटी जगह थी और एक काल कोठड़ी से दूसरे काल कोठड़ी तक कोई संवाद ही नहीं हो सकता था, क्योंकि सब कुछ तो वहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो उन्होंने बिना बात किए अपनी हथकड़ियों को लेके, अगर आप मुझे दृश्य से देख रहे हो तो हथकड़ियों को लेके दोनों हाथों को एक साथ ये कर कर एक भाषा तैयार की, जिससे 4 बार अगर हथकड़ी इकट्ठा बजती है तो सामने वाले कैदी को क्या कहना है, सामने वाले क्रांतिकारी को क्या मैसेज देना है, वो वहां से समझ में आ जाता था। तो ऐसी रचना उन्होंने की थी और ऐसे संवाद उन्होंने और क्रांतिकारियों के साथ किए थे। सोचिए उनकी दूरदृष्टि कितनी रही होगी। यहां पर शिक्षा सुनने पर ही हम बवाल मचा देते हैं, वहां पर इतनी कठोर शिक्षा होने के बावजूद ये आदमी अपनी चतुराई से लोगों को शिक्षित करता है, लोगों से अलग अलग माध्यमों से संवाद करता है। वहां पर मानव अधिकार कोई ना होते हुए भी वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे शिक्षित किया जाए इसका प्रयास करता है। वहां पर एक प्रचलित संवाद हुआ करता था, सलाम वालेकुम, जो कि कुछ कैदी वहां पर थे। बाकी जो कैदी थे उनके लिए उन्होंने राम राम नाम का संवाद शुरू किया और वो वहां का चलन बन गया। तो ये भी कार्य उन्होंने किया है। जैसे मैंने कहा कमला जैसा महाकाव्य और उसकी रचना वहां पर हुई। हिंदुइज्म के ऊपर जो पहला अंग्रेजी में ग्रंथ था वो वहां पर हुआ। अंडमान में से जब उनकी मुक्तता हुई 6 जनवरी को, जैसे मैंने कहा कि उनका रुतबा ऐसे था, किसी भी जात धर्म का कैदी हो वो उन्हें बड़े बाबू कर कर बुलाता था, इतना उनका रुतबा था। तो बड़े बाबू हमारे कैद से निकल रहे हैं, लेकिन उनको बोलने पर प्रतिबंध था। तो कैदी जो इकट्ठा हुए, उन्होंने फूलों की माला एक कैदी ने उन पर अर्पण की और अपना भाव प्रकट किया। तो यह रुतबा उनका था उस अंडमान के कैद में, जहां पर उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय बिताया। इसके बाद भी उन्हें रत्नागिरी में स्थानबद्धता में रखा गया। रत्नागिरी का जो जेल है जहां पर उनको रखा गया, वहां पर देखने जैसा है। और अगर आप YouTube पर जा सकते हैं तो चंद्रशेखर साने जी, इन्होंने लेखन की हुई और दिग्दर्शन की हुई, और स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई ने इसका निर्माण किया है। उस शॉर्ट फिल्म को आप वहां पर देख सकते हो। 45 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है कि वो कैद रत्नागिरी में भी कैसे थी। तो जिनको लगता है कि अंडमान से मुक्तता के बाद तो उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा आसान था, तो नहीं, रत्नागिरी में भी 8 अलग अलग जो जेल थे उनको पार करने के बाद उनकी जेल थी। इतना कन्फाइनमेंट में उन्हें रत्नागिरी में भी रखा गया था। तो सूरज भी उन्हें देखने नहीं दिया जाता था रत्नागिरी में भी। अंडमान में तो देखने ही नहीं मिलता था, लेकिन रत्नागिरी में भी वही शिक्षा उनको दी गई थी। अंडमान में तो यहां तक कर दिया गया था कि जहां पर उनकी काल कोठड़ी में से थोड़ी सी रोशनी आती थी, वहां पर देखने पर जिन क्रांतिकारियों को फांसी देने की जो जगह थी वो वहां से नजर आए, इसलिए उनको उस कोठड़ी में रखा गया था ताकि इनका मनोबल गिरे। कई बार तो चीखों की आवाज वहां पे आती थी। कई कैदी ऐसे हैं जिन्होंने आत्मचरित्र में लिखा है कि हमने सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। कितने कैदियों को देख लिया कि सर पटक पटक कर उन्होंने जान दे दी, कितने लोगों को पागलपन का दौरा गिर गया। लेकिन ये क्रांतिकारक ऐसे हैं जिन्होंने उनमें से भी प्रेरणा निर्माण की। इसलिए स्वतंत्रवीर सावरकर इन सभियों से अलग है। हम कहते हैं कि स्वतंत्रवीर सावरकर अलग क्यों है? अलग इसलिए है, अगर कोई इस देश में नायक है तो स्वतंत्रवीर सावरकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक हैं। वो इस संग्राम के प्रतिनायक है, ऐसा हम कह सकते हैं।
महानायक भी बहुत हो सकते हैं, नायक बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रतिनायक ये एक ही है जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर स्वतंत्रता संग्राम में एक अपनी अलग छाप छोड़ दी और आज भी भारतीय राजनीति में उनकी विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं। किसी भी द्वेष भाव को नहीं चलते हुए, सब कुछ दूर रखते हुए, सिर्फ इस प्रेरणा के साथ कि हम सभी भारतीय हैं, ये विचार है स्वतंत्र वीर सावरकर का। जी, और समग्र सावरकर जानना बहुत ही मुश्किल है और 50 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे उनको, उनका सब साहित्य और सब संपूर्ण कार्य जानने में। लेकिन आज अंडमान से मुक्तता सावरकर जी का जो आज का जो 100 साल पूरे होने पर हमने आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था, उसने आपने बहुत बहुत उपयुक्त ऐसी जानकारी युवा पीढ़ी के लिए दी है और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कार्यक्रम हम बरकरार करते रहेंगे। और आज आप आचार्य 90 FM से जुड़े और 100 साल अंडमान से मुक्तता पर आपने प्रकाश डाला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर मैं सभी श्रोताओं का, सभी भारतवासियों का, सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं का मन से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं माफी मांगना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी तरीके से किसी भी लोगों को दुखाया है, हालांकि मेरी भावना किसी को दुखाने की नहीं थी। मेरा विचार ये था कि स्वतंत्रवीर सावरकर जी के विचार आप तक पहुंचे और इसी विचार को लेकर आज जो ये प्लेटफॉर्म आचार्य 90 FM ने हमें दिया है, इसका मैं मन से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जाते जाते अगर आज की पीढ़ी को सावरकर समझने हैं तो मुख्य तौर पर जो मनोरंजन के दुनिया में है और मनोरंजन के माध्यम से सावरकर को समझना चाहते हैं तो सुश्री अनंत पणशीकर सर है, उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर ने जो महानाट्य लिखे उस महानाट्य को पुनर्जीवित करने का काम किया है और उसी के साथ साथ काला पानी के ऊपर उन्होंने एक नाट्य वाचन का प्रयोग किया हुआ है, जिसे मुंबई, पुणे, नासिक इन भागों में प्रकाशित किया गया। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि अगर आपको मौका मिलता है तो उस महानाट्य को जरूर देखिए, उस नाट्य वाचन में सहभागी होइए, ये मेरी आपसे कामना है। और मैं आचार्य 90 FM, तेजस्विनी मैडम, कोमल मैडम सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। आचार्य मैनेजमेंट टीम जो है उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि शतक महोत्सवी वर्ष ही नहीं, उन्होंने जब जब सावरकर विचारों के लिए प्लेटफॉर्म लगा तब तक उन्होंने ये मंच उपलब्ध कर दिया है और हर बार उन्होंने ये निःशुल्क दिया है। ये मैं सभी से बताना चाहता हूं। आज जब ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है तब 1 जनवरी है। 1 जनवरी अभिनव भारत का संस्थापना दिवस है। अभिनव भारत जो कि पहली गुप्त संगठना थी जो कि सावरकर जी ने नासिक में स्थापन की। तो ऐसे ऐतिहासिक दिन को ये हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो इस विशेष कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं और हमसे जुड़े रहिए, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। धन्यवाद। आचार्य